कुछ हो गया तो नहीं, मैं थोड़ा ही करता तुम्हारी हिंसा मैंने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कर लेता मैं हिंसा। अगर ऐसा कुछ सच होता नहीं बात कि सच में सारे गलत है, तुम फिर भी ऐसे ऐसे कर रहे थे, उल्टा लटकता है तुम सारे आज। ऐसा कैसे नहीं हो सकता। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। नहीं नहीं, तुम बोल सकते हो। डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? होएगा भाई, सब होएगा। क्या है? प्लस ए टी माइनस टू होल स्क्वायर, यही तो है। तुम्हें नहीं लटकाऊंगा, तुम बाई चॉइस खुद लटक जाना, ठीक है। मान ली एजेंट भेजने पड़ेंगे घर पे, सुपारी देनी पड़ेगी तुम्हारे नाम की। हाँ, सुपारी देनी पड़ेगी। देखो ये क्वेश्चन है, ये नहीं हो इससे, इसको थोड़ा सा ओपन कर लो ना। 280 स्क्वायर माइनस 480 आएगा, माइनस 480 और प्लस 480 आ जाएगा। ओपन कर लिया, डिफरेंशिएशन कर दो इसका, dx अपॉन dt कितना आ जाएगा? यहाँ तो u आ जाएगा, u आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका हाँ 480 हो जाएगा, और इसका माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या पूछा? इनिशियल वेलोसिटी पूछी होगी उसमें ना, तो t बराबर 0 रख दो, तो ये तो 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u माइनस 4 है। ऑप्शन में u दे रखी है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक कर रहे हैं कि नहीं गलत कर रहे हैं? अब यार 280 स्क्वायर क्यों किया है? 80 स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है हमें? दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक्सेलरेशन निकाल के दो, तीसरा जो भी कह रहा है मेरे को ऑप्शन याद नहीं है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ये जीरो कितना बच जाएगा? 2a, तो इसलिए सही है। और एक ऑप्शन और ए का है, तो अगर एक्सेलरेशन ये है तो ए नहीं हो सकती, ये गलत हो गया, एक ये गलत हो गया, ये तो सही हो गया। एक ऑप्शन और है कि पोजीशन t बराबर 0 पर कितनी है, t बराबर 0 पर कितनी है, सॉरी 2 पर, t बराबर 2 पर कितनी है, तो t बराबर 2 पर पोजीशन निकालोगे तो x बराबर 0 आ गई एट t बराबर 0, ये तो ओरिजिन ही होगा। अगर x की कर्व बनाऊंगा, अगर t 0 और ये 0, तो फिर कितना हो गया? ओरिजिन ही हो गया। तो ये ओरिजिन पे है और एक्सेलरेशन 2a है। क्या समस्या आ रही है? हाँ भाई, क्या समस्या आ रही है? तुम्हें देखो लास्ट में क्या पढ़ा अपन ने कल, मोमेंटम हो गया और न्यूटन का फॉर्मूला हो गया। आज न्यूटन का तो करा दो। क्या करा वो मत बताओ, क्या हुआ ये बताओ तुम खाली। मोमेंटम देगा, ठीक है। क्यों करना है? मैं कह रहा हूँ ना, तुम आसान चीजों को मुश्किल बना के करते हो, आसान चीजों को और आसान बनाया करो। जीवन वही है, साइंटिस्टों का काम क्या है? जीवन को आसान बनाना। तुम्हें साइंटिस्ट ऐसी चीजें प्रोवाइड करे जिससे जीवन मुश्किल बन जाए, उनका काम ही क्या है? कोई काम नहीं है उनका, समाज उसको निकाल के बाहर फेंक देगा। उनका काम है जीवन को आसान बनाना, है ना? तो हमारा काम भी क्या है? जीवन को आसान बनाना, तो बनाओ। है कहाँ बनाया मैंने आसान? कुछ आसान नहीं बनाया रे, ऐसे चलता है। रिलैक्स होकर पढ़ो, कॉन्सेप्ट ज्यादा ध्यान दो, नंबर ऑफ क्वेश्चन अपराप हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, हो जाएंगे, अटकोगे भी तो भी 100 में से 2-3 जगह अटकोगे, तो बड़ी बात तो है नहीं, कोई प्रभु तो है नहीं इस दुनिया में, ठीक है? अटक जाओगे,
10 मिनट बाद निकल जाओगे, क्या दिक्कत आ रही है? तुम में वो फैक्टर है 720 वाला तो क्या पता आ जाएंगे, नहीं है तो 700 में राजी हो जाना। वो कोई इतने ज्यादा है नहीं, इतने ज्यादा लोड लिया मत करो जीवन में, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। होना होगा तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, जितनी प्रैक्टिस करनी है उस चीज को अपने कॉन्सेप्ट से करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। जितना इजी वे में कर सकते हो उतना इजी वे में करो। इवन मैं कोई हार्ड वे में कराऊं तो तुम्हारे पास इजी वे होना चाहिए, बोलो सर इसको इससे करो आसानी से हो जाएगा, तब है, तब करूंगा तुम्हारी तारीफ। अप्रिशिएटेबल काम होगा वो, अप्रिशिएटेबल नहीं अप्रिशिएबल काम होगा वो, ठीक है, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। और इस बात की गारंटी, अगर तुमने कोई आसान मेथड दिया मेरे को, आने वाले सभी बैचों में उसी मेथड से पढ़ाऊंगा उस चीज को। मैं अडेप्टिव मेथड पर काम करता हूँ, अडेप्ट कर लो, जो बेस्ट दिखे अडेप्ट कर लो। कहाँ दिक्कत आ रही है उसमें? चलते चलते कोई बेस्ट दिखा अडेप्ट कर लो। किसी की स्टाइल स्टेटमेंट बढ़िया लगी, हाँ कल ऐसे कपड़े पहनने, क्या दिक्कत आ रही है? वो अच्छा लग रहा था मैं भी अच्छा लगूंगा। किसी जूते देखे, हाँ अच्छे, मैं भी खरीद लूंगा। कोई कॉपी कर रहा, हाँ कर रहा हूँ, अच्छे थे इसलिए खरीद लिए, है ना। अब गले में छुट्टा मार रही जनता, वो थोड़ी कॉपी करेंगे, समझ रहे हो बात तुम? किसी चीज कोई करे या कोई अच्छा मेथड, कोई बेस्ट चीज हो, कोई बढ़िया चीज हो जिससे इंप्रूवमेंट हो सके, तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। और वो आपने एक्सेप्ट किया है, वो दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने में भी कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है कि उससे बढ़िया ही काम होंगे। वो क्वेश्चन कैसे करता है, तूने अगर उसका स्टाइल कॉपी कर लिया बेस्ट है। मैं बताता हूँ मेरी स्टोरी। हमारे एक स्टूडेंट के मेरे साथ का लड़का था, नितिन बंसल, ठीक है। तो हम गए ईएस की आईएएस की प्रिपरेशन करने, ठीक है आप ठीक है। तो उसकी प्रिपरेशन करने गए, हाँ कहाँ से निकल रही हैं? अरे यार, जब भी मैं सोचूं मेरा हाथ 2 बार खराब क्यों हो गया, ठीक है। गए प्रिपरेशन करने, अब कॉलेज में तो मतलब जिस हिसाब से सब पढ़ाई करते हैं उस हिसाब से हमने करी, है ना। रात को जगना है, तो पेपर देना है, ऐसे होती है कॉलेज में पढ़ाइयाँ, तो ऐसे हमने भी कर ली। और वो लड़का थोड़ा सिंसियर टाइप का, सिंसियर टाइप इन द सेंस 6 महीने लगातार सेमेस्टर में पढ़ना ही है रोज, ऐसा था उसका रूल। और वो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो गए भाई, दोनों बगल वाली बेंच पे बैठ गए, ठीक है। अब टीचर क्वेश्चन दे, वो रुके ही नहीं, क्वेश्चन खत्म होने से पहले आंसर। टीचर क्वेश्चन दे, वो रुके ही नहीं, क्वेश्चन टीचर का खत्म नहीं हो रहा, ये नहीं बोल रहा फाइंड ये, उससे पहले वो आंसर दे रहा है, उसको पता है इसको फाइंड क्या करवाएगा आगे। मैंने कहा यार ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं आज तक, कोई ऐसा भी कर दे और बगल में बैठ के करे, तो फिर मेरे को नींद नहीं आए। बगल में बैठ के कोई ऐसा कर दे अपने साथ, मैंने कंपटीशन नहीं किया उससे, पता क्या किया मैंने, मैं देखता था वो कैसे करता है, वैसे देखता था मैं, हाँ कैसे कर रहा है सोल्व, देखो इसको। वो क्या करता है, जैसे सर क्वेश्चन बोलेंगे ना, तो नोट तो साथ साथ करता रहेगा। जैसे बोला सर ने कि हाँ भाई ऐसे मान लो कि सिलेंडर है, उसका प्रेशर इतना है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो जैसे प्रेशर की वैल्यू लिखेगा वो कैलकुलेटर में डालेगा सीधी, साइड में कैलकुलेटर खोला है, अलाउड है हमारे, अलाउड था, ठीक है। कैलकुलेटर में डालेगा, हाँ भाई पी इतना, P1 माइनस जो भी फॉर्मूला मान लो XYZ फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी कैलकुलेटर में डालता जाएगा। जैसे क्वेश्चन खत्म होगा ना, बोलो वर्क बताओ, कट दबाएगा, बोला वर्क इतना। 1.5 महीना लगा मेरे को उसका मेथड सीखने में। 1.5 महीने बाद कभी उसका पहले आएगा कभी मेरा पहले आएगा, ऐसे आने लग गया, बराबरी मानने लग गया। लास्ट स्कोर हमने बराबरी खत्म किया, हमारा ऑल इंडिया रैंकिंग दोनों का लगभग लगभग सेम आया, उसका थोड़ा सा बढ़िया आया, बेटर आया, उसका 1100 समथिंग आया, मेरा 1200 समथिंग या 1300 समथिंग के आसपास आया। वो चला गया IIT में, मैं गया नहीं, मैं आ गया टीचिंग में, ठीक है। IIT BHU से अभी एमटेक कर ली, अब IIT खड़गपुर से वो कर रहा है, एमटेक कर रहा है, सॉरी एमटेक कर ली, अब PhD करेगा। मैं गया नहीं, मैं इस फील्ड में आ गया, अब वो वहां चला गया। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई तुम्हारे पास बगल में बेस्ट बैठा है या किसी से बढ़िया हो रहा है तुम उससे सीख नहीं सकते, तुम्हें उससे कंपटीशन करना है। कंपटीशन अपने आप हो जाएगा, तुम में अगर वो बात होगी तो तुम सीख जाओगे और उसके बराबर उससे बढ़िया परफॉर्म करोगे, ठीक है। अच्छी चीज एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। क्या लिखा है देखना, पढ़ के बताता हूँ। वैसे तो बनी नहीं राइमिंग। काम ऐसा करो कि जमाना याद करे, कब्र पर आके भी लोग तुम्हारी फरियाद करे। अरे अपने कब्र नहीं होती पागल, सबको थोड़ी कब्र होती है। कैसी बातें कर रहे हैं, हाँ उड़ जाएगी बेचारी राख।
चलो, हम पढ़ रहे थे मोमेंटम। तो मोमेंटम की कुछ बातें थी, वो थोड़ी सी और कर लेते हैं। मोमेंटम की कुछ बातें हैं, वो थोड़ी सी और कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो मोमेंटम मैंने क्या बताया, मोमेंटम जनरली क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। अगर समय के साथ देखें, अगर समय के साथ मोमेंटम बदल रहा हो तो वो फोर्स का मेजरमेंट होगा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं मोमेंटम एक तरीके से हमें किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में बता देता है कि वो कैसे मूव कर रही है। किसी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा है तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं या तो वो बॉडी बहुत हैवी है, अगर वो हैवी नहीं है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, P इज इक्वल टू mv। तो अगर P बहुत ज्यादा है तो या तो ये ज्यादा है या तो ये ज्यादा है या दोनों ही ज्यादा है। हो सकता है ऐसा, हो सकता है। हर केस में देखो, अगर ये ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और v मान लो थोड़ा कम है, छोटा बना दिया इसलिए थोड़ा कम है, तो भी वो मूव कर रही होगी। उसके मोशन का अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि इसके बाद इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा, उसको रोकने में उतना ही जोर आएगा आएगा। अब मान लो मैं मास को कम कर दूं और v को ज्यादा कर दूं, ठीक है, जान दोनों ले सकते हैं तुम्हारी, जान दोनों ले सकते हैं तुम्हारी। एक चट्टान जो 20 मीटर पर सेकंड से आ रही हो उसके सामने खड़े हो जाओ, एक बुल इसका वजन मान लो कोई 1000 टन हो, ठीक है, एक गोली जिसका 20 ग्राम वजन हो, और उसके सामने आ जाओ तुम, जो 400 मीटर पर सेकंड से आ रही है, जान दोनों से जाएगी तुम्हारी। एक तुम्हें तुम्हारे अंदर छेद करके जाएगी, एक तुम्हें चिपका के जाएगी। समझ रहे हो, दोनों के पास फोर्स है ना, भयंकर फोर्स है। फोर्स इन द सेंस ऐसे यूनिफॉर्म में नहीं चलेगा, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा मोशन में है दोनों के दोनों, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली तो बात ये है। ठीक है, तो मोमेंटम हमें बॉडी के मोशन के बारे में बता देता है कि हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है। अगर उसे रोका गया तो बॉडी में जाएगा तो रुकी तो रही है, रोकेंगे इसका क्या मतलब है, मोमेंटम में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब जब मोमेंटम में चेंज लाने की कोशिश करेंगे तब तब फोर्स लगेगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं मैं, तब तक फोर्स लगेगा। बहुत बढ़िया, यही बात है। ठीक है, हाँ यही कहानी है। तो ये अपना मोमेंटम हो गया। अब तो कुछ क्लिक किया हुआ दिमाग में, क्या है मोमेंटम। ठीक है, एम है मोमेंटम। ठीक है, एम है मोमेंटम। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, तुम पूरा लिख लेना, एनएसएल भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, ये सिंपल सी बात कहता है, ये सिंपल सी बात कहता है कि किसी भी बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो कि किस हिसाब से मोमेंटम चेंज हो रहा है और कितने समय में चेंज हो रहा है, वो आपका फोर्स होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट इसमें 1 ही होता है। ठीक है, तो जो एफ एक्सटर्नल आएगा, अभी लिखवाऊंगा, लिखना मत, लिखवाऊंगा थ्योरेटिकली लिखवाऊंगा, कितना आ जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। सर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं जैसे जैसे मोमेंटम बदल रहा है वैसे वैसे समय बदल रहा है। ये दोनों रेंज है दोनों की दोनों। तो यहां से जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, एवरेज फोर्स आएगा, एवरेज फोर्स आएगा ना, याद है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, याद है, अरे याद है कि नहीं है, याद है सर। तो यहां से क्या आया, एवरेज एक्सटर्नल फोर्स आ गया कि किसी भी बॉडी पर एवरेज एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेगा, उसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है, उसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ और कितने समय में हुआ है, तो वो हमारे पास एवरेज फोर्स आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो हमें इसको इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो डेल्टा टी की लिमिट 0 करेंगे। अरे ऐसे तो करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, हाँ बहुत छोटे इंस्टेंट, छोटा नहीं, बहुत एक इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, नेग्लिजिबल एक मोमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एफ इंस्टेंटेनियस की बात करूं या फिर एफ की बात करूं, कभी कभी ऐसा बोलेगा, तो कितना आ जाएगा, डीपी अपॉन डी, कितना आ जाएगा, डीपी अपॉन डी आ जाएगा वो, सिंपल सा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा एक मतलब होता है, अगर आपको मोमेंटम और टाइम का ग्राफ दे रखा है और किसी भी पॉइंट पर फोर्स पूछे तो उसका स्लोप निकाल देना। अरे कितने दिन से निकाली चीजें तो ये है क्या, ये है स्लोप ऑफ पीटी कर्व बोल सकते हैं इसको, एट एनी पॉइंट बोल दो, इंस्टेंस बोल दो,
इंस्टेंट बोलेंगे। किसी भी पॉइंट पर हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, वो क्या बोलेंगे उसको, पीटी कर्व का स्लोप, और वो क्या हो जाएगा हमारा, एफ इंस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं, आगे एक्सप्लोर करते हैं, फोर्स बनाते हैं, होता क्या है बनाते हैं। ठीक है, हम जानते हैं पी की वैल्यू कितनी है, एम वी। ठीक है, अब जो एम है वो चेंज हो सकता है कैसे कैसे, कैसे कैसे चेंज हो सकता है, कैसे कैसे चेंज हो सकता है, या तो भैया वी बदल जाए, या तो वी बदल जाए, है ना। और वी बदलने के दो चांसेस हो सकते हैं। पहला, वी बदल सकता है या तो वी का मैग्नीट्यूड बदल दो, या तो वी का मैग्नीट्यूड बदल दो। ऑफ वी चेंजेस, या क्या कर दो, इसकी डायरेक्शन बदल दो, हैं, तो वी बदल सकता है। ठीक है, या हम एम बदल दें, एम भी बदल सकता है, हाँ एम भी बदल सकता है। ठीक है, ये चेंज होता है इफ वी चेंज हो या एम चेंज हो, तो दोनों चेंज हो सकते हैं। ठीक है, हाँ ऐसा भी हो सकता है दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग टाइम पे चेंज हो रहे हो, कभी मास कांस्टेंट और कभी वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास क्या आएगा, मास तो कांस्टेंट आएगा और वेलोसिटी चेंज हो रही होगी समय के साथ, हो रही होगी। मास कब वेरिएबल होगा, कब वेरिएबल होगा, जब कोई बॉडी मूव कर रही है और उसका मास कम हो रहा हो, ज्यादा हो रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा होगा। कम ज्यादा ऐसे तो ऐसे खत्म नहीं हो सकता कोई भी मास, मास कंजर्वेशन कहता है कि मास खत्म तो नहीं होगा, वो कम इसलिए हो रहा होगा कि एग्जॉस्ट के रूप में बाहर निकलेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसी दूसरी चीज के अंदर, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो रॉकेट ऊपर जा रहा है, उसके अंदर फ्यूल है, फ्यूल के पास मास है, ऊपर जाएगा फ्यूल जलेगा, फ्यूल जलेगा और धुआं बाहर निकल जाएगा, उसका खुद का मास तो कम हो रहा है समय के साथ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो मास वेरिएबल हो गया है। एक घोड़ा गाड़ी है या फिर कुछ भी मान लो ऊंट गाड़ी है, मिट्टी जा रही है उसके अंदर, छेद कर दो नीचे, क्या दिक्कत आ रही है, जैसे आगे जाएगा मिट्टी धीरे धीरे नीचे गिरेगी, गिरेगी नहीं गिरेगी, तो मास वेरिएबल हो गया। तो मास वेरिएबल कराने के लिए कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस लगानी नहीं है, कोई भी प्रैक्टिकल केस हो सकता है जिसमें मास वेरिएबल आए, ऑफ कोर्स पूछ सकता है आपसे, आराम से निकाल देंगे। ठीक है, अरे ठीक है, आ रही ना बात समझ में, तुम बोलो यार, तुम बाद में बोलोगे रिपीट करो, कर तो दूंगा फिर वैसा रिपीट होता नहीं है दूसरी बार। तो प्रोपोर्शनल का साइन को ऐसे कैसे हटा दिया, ऐसे ऐसे हटा दिया मैंने, यहाँ पे प्रोपोर्शनल के कांस्टेंट 1 है और उसकी वैल्यू k है, उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, क्यों है यार, मेरे को न्यूटन बता के गया नहीं वो बात, ठीक है, मुझे वो बता के गया नहीं, और ये मान लो कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है नहीं। ठीक है, क्यों है ऐसे, तो मैं क्या ही बोलूं, मैं तुम्हें ऐसे तो क्या ही बोलूं, ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ इसकी वैल्यू के आइडियल केसेस में है, अदरवाइज इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, एक्सटर्नल सॉरी इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी 1 से, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और चेंज इन मोमेंटम से थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वगैरह भी होगा, तो एग्जैक्ट बॉडी के अंदर जो चेंज होगा मोमेंटम का वो एग्जैक्ट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर नहीं होता, उससे स्लाइटली लेस होता है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हम आइडियल कंडीशन में ले तो इसको k बराबर 1 ले सकते हैं, ये बोल दो चाहे, थ्योरी बनाने को मैं 10 बना दूंगा अभी, लेकिन बनाना चाहता ही नहीं मैं वो चीजें, समझ रहे हो, है ना। चलो तो इसको थोड़ा सा खोलते हैं अभी, एफ क्या आ जाएगा, एफ विल बी इक्वल टू कितना, डी अपॉन डी टी इंटू एम वी, एम वी है, इसको ओपन कर सकते हैं अपन, ओपन कर सकते हैं, केस 1 लेते हैं, केस 1 पहले तो इसको ओपन कर देते हैं फिर केस लेते हैं। एफ इज इक्वल टू क्या, ये एम और वी दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, यूवी फॉर्मूला से खुलेगा, तो पहले तो क्या करो, एम को कांस्टेंट कर लो डीवी अपॉन डी, फिर क्या करो वी को कांस्टेंट कर लो डीएम अपॉन डी, ये फोर्स हो जाएगा किसी बॉडी का। ठीक है, अब केस बना लेते हैं, केस 1, केस 1 व्हेन एम इज कांस्टेंट, जब मास हमारा कांस्टेंट हो,
मास हमारा कांस्टेंट हो, सबकी बात कर लेते हैं। तो मास जब हमारा कांस्टेंट होगा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब dm अपॉन dt वैल्यू 0 होगी। अरे सही बात है, सही बात है। इसको पुट करेंगे अंदर क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू एम dv अपॉन dt। dv अपॉन dt को क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो फोर्स आ गया कितना, फोर्स विल बी इक्वल टू एम ए। लेकिन अब क्या बोलेंगे, फोर्स एम ए कब है, जब मास कांस्टेंट है। हमेशा से क्या जानते हैं, एफ एम ए, लेकिन कब, जब मास कांस्टेंट। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होगा, 99% ऑफ द केसेस में यही होगा, ठीक है। और जब नहीं होगा तो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, वो अलग तरीके से किए जाते हैं, वो कर लेंगे अपन, ठीक है। जब मान लो अपने पास v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है ना, व्हेन v इज कांस्टेंट, केस 2 कर लेते हैं, इसको कांस्टेंट कर लेते हैं। तो जब v को हम कांस्टेंट करेंगे तो होगा क्या, होगा क्या, dv बाई dt 0 हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा, होएगा सर। फोर्स कितना आ जाएगा, v dm बाई dt, इसको कुछ नहीं लिख सकते, v dm बाई dt, ठीक है। लेकिन बेसिकली हमने सीखा क्या यहाँ से, सीखा क्या इस क्वेश्चन, इस पूरे मेथड में क्या सीखा हमने, दो तीन चार चीजें सीखी। पहली चीज तो क्या सीखी, चेंज इन मोमेंटम का रेट एवरेज फोर्स होता है, ठीक है। दूसरी चीज सीखी, चेंज इन मोमेंटम किन किन कारणों से हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, और उसका चेंज मैग्नीट्यूड चेंज और डायरेक्शन चेंज की वजह से आ सकता है। और साथ में हमने क्या सीखा, मास भी चेंज हो सकता है, वेरिएबल मास आ सकता है। इक्वेशन में पुट करके हमने मास कांस्टेंट करके एक फोर्स निकाल लिया, v कांस्टेंट करके एक फोर्स निकाल लिया। मास का डेरिवेटिव क्या होता है, वो तो देख ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है डायरेक्ट जिसका नाम हो, बाकी इसको यही बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास बोलेंगे, ठीक है। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका नाम हो कोई dm बाई dt, नाम नहीं है कोई, ठीक है, पर इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मास बोलेंगे। फोर्स को कुछ बोलेंगे क्या, जैसे उसको बोला था एक्सटर्नल एवरेज, तो इसको कुछ भी बोलेंगे, ये इंस्टेंटेनियस फोर्स, बाकी चल जाएगा काम, आगे जाओगे ना तुम्हें अंदाजा नहीं लगेगा कब तुम एवरेज निकाल रहे हो, कब तुम इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हो। बाकी ये कब है, ये वेरिएबल फोर्स के लिए है खाली, ये वेरिएबल फोर्स नहीं दिख रहा तुम्हें, हैं मास वेलोसिटी बार बार बदल रही है, ठीक है। और ये एक तरीके से कहाँ गया ये वाला मेथड, ये फिक्स हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, फिक्स नहीं हो गया ये। तो अगर मान लो आपसे ऐसे बोले डेल्टा पी निकालो, इसके बाद में लिखना लास्ट में, डेल्टा पी निकालो, तो आप कर सकते हो, या तो ये कर सकते हो, कर सकते हो सीधा। आपसे अगर वी एवरेज की वैल्यू क्या हो, फिक्स ना हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, टी के रिस्पेक्ट में बदल रही हो या कुछ भी हो रखा हो, तो आप क्या कर सकते हो, एफ डी टी, या क्या कर दो डीपी, कहां से कहां तक पता नहीं, पी इनिशियल से पी फाइनल, और यहां से 0 से टी, या बोल दो T1 से T2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, समझ पा रहे हो, नहीं समझा। अरे फोर्स का क्या कर लिया, एरिया ले लिया मैंने T1 से T2, T1 पे मोमेंटम P1, T2 पे मोमेंटम P2, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम कुछ नहीं है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, समझ रहे हो, वही है चेंज वही है। आगे जाके काम बताएगा, ये मोमेंटम की जो थ्योरी है ना, कोलिजन वगैरह करेंगे ना अपन, यही है, रॉकेट ऊपर उड़ाएंगे, यही है, हर जगह मोमेंटम कंजर्वेशन करवाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ये सारे कंजर्वेशन ने 70 से 80% फिजिक्स खत्म कर दी है, देख लेना तुम, है ना। तो आपको लिखो, पहले लिखो, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देखो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, external force acting on a body is directly proportional to is directly proportional to the rate of change of
is directly proportional to the rate of change of momentum, rate of change of momentum देखो, छाप लो, सारा छाप लो, तरीके छाप लेना, समझ समझ के छाप लेना। जल्दी करो थोड़ा सा, कंस्ट्रेंट मोशन भी पढ़ना है हल्का सा। अरे वो वाला क्वेश्चन आया क्या तेरा, वो उसका आंसर v बाई कोस थीटा है क्या? उसका तो तूने बताया नहीं, आया क्या आंसर? आंसर आया क्या? अभी छाप रही जनता, तुम तो छाप लिया होगा, तुम तो सुपरसोनिक स्पीड से छापते हो। हाँ, कंस्ट्रेंट मोशन के बाद आएगा ना, अभी कैसे आ जाएगा? जो चीज पढ़ाई नहीं वो पहले कैसे आ सकती है? कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा दो, उसके बाद लगेगा रे आ गया। तुम्हारा क्या आ रहा होगा? 2u cos थीटा निकाल रहे होगे तुम, मेरे को पता है, या u cos थीटा निकाल रहे होगे? हाँ, समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि पढ़ा नहीं है ना अभी। स्ट्रिंग कहाँ पढ़ी अपन ने? स्ट्रिंग पढ़ेंगे जो समझ में आएगा। बोलो क्या डाउट है? कहाँ पे? ये तो कहाँ पे? यहाँ? अरे अलग अलग कहानी है, डेल को डी नहीं बनाया मैंने, अलग अलग कहानी है, बताता हूँ। जब मान लो एफ की वैल्यू हो 3 न्यूटन 4 न्यूटन फिक्स वैल्यू हो, एक एवरेज फोर्स है पूरे टाइम के अंदर 4 न्यूटन फिक्स ही दे दिया आपको, ठीक है, तो सीधा लगा दोगे एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन जब आपको फोर्स दे दिया मान लो 60 70 40 ऐसा टाइम डिपेंडेंट दे दिया कि इतने टाइम पे इतना फोर्स लग रहा है, तब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नहीं समझे? सिंपल तो काम है। अपन ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन किए थे ना, तो उसमें अपने पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी, तो अपन को वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा था? a t2 माइनस t1 तो करना पड़ रहा था, और क्या करना पड़ रहा था? ठीक है, a t2 माइनस t1, और जैसे ही एक्सेलरेशन बदली थी तो क्या करने लग गए थे अपन? a dt करने लग गए थे, ये करने लग गए थे। इंटीग्रेशन मेथड बताया था ना। इधर वाले से कैसे होगा तुम खुद ही देखो ना कैसे होगा, ठीक है, इधर वाले से कैसे होगा? यहाँ पे मैं 60 लिख दूं और यहाँ डेल्टा टी लिख दूं, कैसे करूंगा इसको? क्या सेंस क्या है उस चीज का? कहाँ क्या डालूं? क्योंकि एक टाइम पे तो पूछी नहीं है, पूरे टाइम पे पूछी है, मतलब ऐसे पूछा 6 से 7 के बीच में बताओ। अब मैं यहाँ 6 डालू 7 डालू, यहाँ तो रेंज डाल दूंगा, चलो यहाँ क्या डालूंगा? तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, वेरिएबल फोर्स हो गया ना, वेरिएबल फोर्स को तो ये, हाँ अगर ये वैसे मेन है, ये हो गया ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है फिर, मेन तो ये है। ये कहाँ देखो यार, बताता जा मेरे को। ये हाँ, क्या बताऊं इसमें? अब आगे डायरेक्शन दो सर। अरे बोल। कहां पर रख देंगे फोर्स का वैल्यू? यहां पर?
रख दो, किसने मना किया है? रख दो। हाँ तो अगर फोर्स का वैल्यू रखना है तो रख दो, कौन मना कर रहा है तुम्हें? मान लो मास दे रखा है, कांस्टेंट मास के लिए सोल्व किया ना, मास दे रखा है, फोर्स का वैल्यू रख के एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो, निकाल लो, कौन मना कर रहा है? क्या यार, ये कोई डाउट है क्या यार? कैसी बातें कर रहा है? मैं तेरे को मैथमेटिशियन कर रखा था तेरे को, क्या का मैथमेटिशियन है यार? तुम क्या पूछ रहे हो? मैं सोचा कोई सीरियस चीज होने वाली है, इतना टाइम दिया मैंने, कर दे इतना, कोई वो थोड़ी यार, इतने रूल थोड़ी बनाते हैं अपन कि ये करना है कि ये नहीं करना, करके देखो आंसर आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है तो घर चले जाओ अपने, अब मत बोलना मैं घर पे ही हूँ। फिर क्या पूछ रहा था? छोड़ो, चलो आगे लिखते हैं, बाद में करते हैं इसका डिस्कशन। ठीक है, एक नोट लगाओ, नहीं ऐसे लिखो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस लिखो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में क्या है, एक फोर्स होगा अपने पास जिसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, और एक फोर्स होगा अपने पास इंटरनल फोर्स। ठीक है, इंटरनल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स वो फोर्स होते हैं जो बाहर से लगाए जाते हैं किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा, जैसे मैं हूं, खड़ा हूं, ठीक है, अब मैंने चलना शुरू किया तो मैं पीछे नीचे की तरफ क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, और ये मेरे को आगे की तरफ धक्का दे रही है, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, मैं खड़ा हूं, मुझे हाथ पकड़ के कोई खींचेगा तो एक्सटर्नल फोर्स, कोई बक्सा पड़ा हो उसको आप धक्का दे रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, एक्सटर्नल फोर्स हो गए। एक्सटर्नल फोर्स का काम क्या है, क्या है, मोमेंटम में चेंज लाना। तो जब भी किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आता है तो एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, द फोर्स विच आर exerted by external agencies on the body and they are responsible for the change in momentum of the body। ठीक है, बॉडी की मोमेंटम में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आता है इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। अगर आप मोलिकुलर लेवल पे जाओगे छोटे छोटे इंटरमोलिकुलर फोर्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उतरे पर नहीं जाना, अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अपन अंदर घुसते ही नहीं है, अपन मटेरियल के अंदर नहीं घुसते, अपन मटेरियल को बाहर से देखते हैं। ठीक है, तो मान लो अलग अलग पार्ट्स है, पार्ट्स कैसे, मान लो कोई मशीन चल रही है, उसके बहुत सारे पार्ट्स है, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, ऐसे बहुत सारे, ऐसे एक्सवाइजेड बना रहा हूं मैं, ये आपस में कुछ फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, लगाएंगे, पड़े रहेंगे एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो जब कोई बॉडी अपने पार्ट्स में एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा, बाहर से फोर्स नहीं आ रहा इन द सेंस, ये बॉडी है, ये रखी हुई है, ये बॉडी यहाँ रखी हुई है, इसमें फोर्स है क्या, है, दो फोर्स है, दो फोर्स है इसके पास, दो फोर्स है इसके पास, कौन से, एक तो नीचे की तरफ mg है, ठीक है, अभी अगला लो पढ़ेंगे तो पता चलेगा, नीचे आप mg लगा रहे हो तो आपको रिटर्न में mg और दे रहा है वो, उसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन, थोड़ी देर में बताऊंगा क्या होती है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इंटरनल फोर्स है। ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं, हालांकि इनका दूसरा नाम और भी आएगा आगे, कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सब बहुत सारे फोर्सेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस है कॉन्टैक्ट होने की वजह से आ रहे हैं, ठीक है, ये फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसका मोमेंटम चेंज करने के लिए। इसका मोमेंटम अगर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां से एक रस्सी बांधो या कैसे भी करो, खींचना पड़ेगा उसको दूसरे किसी एजेंसी से। ठीक है, ये बताओ आप तो मोमेंटम को अमाउंट ऑफ फोर्स कंटेन्ड इन अ मोशन कह सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं आराम से, यही बोलते और क्या बोला, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन मोशन का करेक्ट है, एकदम बिल्कुल सही है, शब्दों के साथ सही, एकदम करेक्ट है। अमाउंट ऑफ मोशन डिसाइड करता है मोमेंटम, बात तो यही हो गई, मैंने बताया तो सही आता ही कि रोड रोलर के नीचे आ जाओ कि बुलेट के आगे आ जाओ, वो क्या है, मोमेंटम की तो अमाउंट बता रहा है, मोमेंटम ही तो बता रहा है, उसके मोशन की अमाउंट, मोशन की अमाउंट बता रहा है ना वो।
करेक्ट एकदम ठीक है। तो यहां हम बात कर रहे थे कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो मोमेंटम में चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इंटरनल नहीं होते, एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या दोनों चीजें? एकदम से क्लियर है? नहीं है? ओ तो एक्सटर्नल लिखो, ये उसको देख रहे थे कैसे क्लियर नहीं, मारूंगा तेरे को। लिखो बहुत आराम से जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ थ्योरीज में, ताकि धीरे धीरे अभी ग्रिप बन जाए अपनी हल्के सी। लिखो एक्सटर्नल फोर्सेस, द फोर्सेस विच आर exerted by the forces which are exerted by external agencies, कुछ भी हो सकते हैं एक्सटर्नल एजेंसी, कुछ भी external agencies, external agencies and are responsible for and are मत लगाना, and responsible for change in momentum of an object called external forces, in momentum of an object called external forces। एग्जाम्पल में लिख लो, पुलिंग ए ब्लॉक, पुशिंग ए ब्लॉक, कुछ भी लिख लो, जो भी तुम्हें अंदाजा लगे वो लिख लो जिसमें एक्सटर्नल फोर्स हो। नेक्स्ट, इंटरनल फोर्सेस। देखो, forces exerted between the parts of an object, the forces exerted between the parts of an object, and does not change काट दो, and momentum of the body remains constant, called internal forces, ठीक है। एक दूसरा क्लासिफिकेशन और करते हैं अपन फोर्सेस का, थोड़ा थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन हो रहा है, थ्योरी कमाल ले ढंग से। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन और करते हैं थोड़ा सा। देखो, फोर्स अपने किस किस तरह के होते हैं, ऐसे बनाए कि ऐसे बनाए, ऐसे बनाए कि ऐसे बनाए, दिख रहा है क्या तुम्हें यहाँ तक? दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या ये लास्ट वाला? नहीं नहीं नहीं, चलो फिर ऐसे बनाते हैं फिर। ठीक है, अब बहुत तरीके के फोर्सेस होते हैं इस दुनिया के अंदर, बहुत तरीके के फोर्सेस होते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पता है क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स, एनएलएम में इंपॉर्टेंट अपने लिए। और 11 12 ऐसे दिखें तो बहुत सारे फोर्स होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। ऐसे तो और भी फोर्स लिख सकते हो आप, दो चार आपको दिमाग लगे तो ऐसे करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक बस ऐसे रफ आइडिया दे रहा हूँ खाली के, है ना।
अब इनमें से कुछ फोर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट रेंज पे काम करते हैं, कुछ फोर्स ऐसे हैं जो लॉन्ग रेंज पे काम करते हैं, और इनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दूर दूर बैठी हुई बॉडी पे भी बहुत ज्यादा लगता है, काम करता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है ये। ठीक है, लेकिन और न्यूक्लियर फोर्स देखें तो बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत शॉर्ट रेंज है, छोटी सी रेंज में लगेगा ये। ठीक है, अब भी इनकी बात करनी ही नहीं है, हमें तो बात करनी है इसकी बात करनी है। इसमें कौन कौन से फोर्स आएंगे? इसमें आएगा टेंशन, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होता है पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, इसके अंदर आएगा टेंशन के बाद में नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, कोई भी वेट वगैरह मान लो, फ्रिक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर। ठीक है, अब वेट तो मत बोलो, आप वेट मत बोलो, छोड़ो, वेट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे बताऊंगा, क्योंकि वेट तो अगर किसी चीज के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है तो भी उसके सामने वेट लग रहा है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन जब आएगी जब कॉन्टैक्ट होगा, पता चलेगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ये वो फोर्सेज हैं जब कोई बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में आएगी, जब दो बॉडीज के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा, अलग अलग तरीके से कुछ भी हो सकता है, कभी कॉन्टैक्ट आएगी तभी हो जाएगा और कभी रिलेटिव मोशन होगा तब हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा देख लो, जो हमारे पास मान लो फोर्स है, आज थोड़ा सा कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ लेंगे हल्का सा तो। ठीक है, मान लो टेंशन है, टेंशन है, तो टेंशन की बातें करते हैं अपन, मान लो। ठीक है, तो कोई भी बॉडी है, मान लो ये तरीके से बॉडी है, उसको मैंने ऊपर से लटका रखा है, ये कोई छत है, सीलिंग है, ये इसका मास m है, इसको मैंने लटका रखा है। ठीक है, तो क्या होगा, नीचे की तरफ इसका, नीचे की तरफ mg फोर्स आएगा, वेट तो mg होता है ना, mg फोर्स आएगा। अब होता क्या है, ये जो स्ट्रिंग है वो होती है इनएक्सटेंसिबल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ वो खींच नहीं सकती, तो स्प्रिंग क्या करेगी, अपने आप को अंदर ले जाने की कोशिश करेगी कि मैं खींच नहीं रही हूं, ये शो करेगी, तो एक पुलिंग फोर्स लगाएगी, किसके ऊपर, इसके ऊपर एक पुलिंग फोर्स लगाएगी, इसकी वैल्यू T होगी। ठीक है, और ऊपर भी लगाएगी पुलिंग फोर्स, तो स्ट्रिंग के अंदर ये टेंशन कंप्रेसिव नेचर की होती है, लेकिन ये जब जिस पे लगाएगी वो उसको पुल कर रही होगी, सच दैट, अच्छा ये जो ये इनएक्सटेंसिबल है, मतलब कहीं बढ़ नहीं रही, छोटी नहीं हो रही, इसका मतलब ये मास कहीं नहीं जा रहा, इस पर टोटल फोर्स कितना है, 0। और टोटल फोर्स 0 कब होगा, जब ये वाला और ये वाला कंपोनेंट आपस में 0 हो जाए, और 0 कब होंगे, जब इक्वल होंगे, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधी सीधी mg आ जाएगी। लेकिन कब आया, जब ये इसके कांटेक्ट में है। मान लो मैं ऐसे करके इसको हटा दूं, कुछ नहीं है नीचे, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है नहीं कोई टेंशन, तो कुछ लटकाओगे तब आएगी टेंशन, है ना, तभी तो इसको कांटेक्ट फोर्स बोल रहे हैं, कि जब किसी मास के किसी दूसरी चीज के कांटेक्ट में आएगा और वो अपनी टाइट कंडीशन में होगा और उस पर कोई फोर्स लगाओगे, मतलब फोर्स तो लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, वेट लग रहा है नीचे, सॉरी, ठीक है, वेट लग रहा है, तो अगर उस पर कोई वेट लगे या कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स लगे, तो स्ट्रिंग क्या करेगी, अपना इनएक्सटेंसिबल नेचर होने की वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में पुलिंग नेचर का एक फोर्स लगाएगी, उसको बोलेंगे क्या, टेंशन, तो क्या बोलेंगे, टेंशन। ठीक है, बड़ी टेंशन है भाई, है ना, टेंशन बोल दिया उसको। ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं, इनको पढ़नी पड़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले आगे, पूरे मतलब चैप्टर में ये सब पढ़ना है, स्ट्रिंग तो आज स्पेशल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आती है मान लो नॉर्मल रिएक्शन। तो भैया नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, जब मान लो कोई बॉडी है, अभी मैंने न्यूटन का थर्ड लॉ बताया नहीं है तुम्हें, ठीक है, थर्ड लॉ बताने के बाद एक बार फिर से पढ़ेंगे इनको, अभी बस जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि क्या लिखा है उसमें डाउट ना आए। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, जब भी कोई बॉडी किसी भी दूसरी बॉडी पर जब कॉन्टेक्ट में आके कोई भी फोर्स लगाती है किसी भी तरीके का इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो वो बॉडी रिटर्न करती है उसको सेम अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, जैसे कि ये कोई ब्लॉक है वो सरफेस पे रखा हुआ है, इसका मास 10 kg है, सपोज रखा हुआ है,
ये नीचे की तरफ क्या लगा रहा है, mg लगा रहा है। ये सरफेस क्या कर रहा है, उसको वापस दे रहा है, जैसे ये सॉरी mg वापस दे रहा है इसको, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है। तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन हो रहेगी। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, रिएक्शन मतलब कोई आपने एक्शन किया, उसका रिएक्शन आ रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, हाँ कोई भी एक्शन करोगे तो उसका एक रिएक्शन होगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये तो कहता है ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड के साथ और अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसने एक्शन किया और वेट लगाया, सरफेसेस को वापस रिटर्न कर दिया और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर दिया, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कब है, जब कॉन्टेक्ट में है। कॉन्टेक्ट में है, मान लो किसी भी तरीके से ऐसा काम किया मैंने, इसको हवा में छोड़ दिया ऐसे 10 kg, नीचे mg लगेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कौन देगा उसको, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। ठीक है, और भी नॉर्मल रिएक्शन आ सकती है। मान लो ये ऐसे करके कोई वेज है, या बोलूं मैं कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल थीटा है, यहां पर कोई मैं ब्लॉक रख दूं, ये ब्लॉक रख दिया मैंने, m मास है उसका, वेट लगेगा नीचे की तरफ, लगेगा सर, ये वेट लग गया नीचे की तरफ mg, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आएगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे आएगी। तो हमें वेट का वो कंपोनेंट लेना जो इस तरफ है, इस तरफ है, ये थीटा है, कितना आएगा mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ गई, mg cos थीटा। समझे ये कैसे लिया मैंने, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा, तो ये थीटा, समझ गए। तो ये थीटा आ गया तो mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकली, mg cos थीटा। कब आई ये, कांटेक्ट होने की वजह से आई। ऐसा ही काम फ्रिक्शन के साथ है, फ्रिक्शन को भी आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ये क्लियर चल रहा है तुम्हारा काम चैट में। चैट में बोलो यार फटाफट, बढ़िया बढ़िया, ठीक है चलो। फिर आता है हमारे पास फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट हिंट दूंगा क्या होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक तरीके से अपोजिशन होता है, एक रेजिस्टेंस होता है जो कौन ऑफर करता है, कौन ऑफर करता है, किसी भी बॉडी का सरफेस ऑफर करता है अगर वो रफ है तो। कब ऑफर करेगा, जब कोई बॉडी किसी दूसरे सरफेस के ऊपर रिलेटिव मोशन करना चाहे। रिलेटिव क्यों बोल रहा हूं, रिलेटिव क्यों बोल रहा हूं, मान लो ये दोनों हाथ है, ये हाथ है तो लगाया, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, इसका क्या मतलब है, दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में भेजूं, हो रहा फ्रिक्शन, नहीं हो रहा। फ्रिक्शन कराने के लिए ऐसे करते हो, ऐसे घिसते हो ना हाथ को, फ्रिक्शन मतलब घिसना, घर्षण, हिंदी में सीधा नाम है घिसना। ठीक है, तो घिसने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है। तो जब ऐसे करते हो तो हमेशा एक हाथ ऊपर जा रहा है, एक हाथ नीचे जा रहा है, एक दूसरे के रिलेटिव वेलोसिटी में है। एक को रोक भी लोगे, दूसरे को चलाओगे तब भी रिलेटिव मोशन है, हीट तब भी पैदा होगी, और होगी कि नहीं होगी। तो रिलेटिव मोशन जब हो रहा है हमारे बीच में, किसी भी दो बॉडीज के बीच में, या फिर अब मैं तुम्हें ब्लॉक डायग्राम से समझाऊं। ठीक है, कि मान लो एक अपने पास ऐसे कोई ब्लॉक है, और ए मान लो, और दूसरा कोई ब्लॉक है ये बी मान लो, ये भी इधर 10 से जा रहा है, ये भी इधर 10 से जा रहा है, चले जाएंगे चिपके हुए, समस्या ही नहीं है कोई है। दूसरी कंडीशन में यहां देखें तो यहाँ नो फ्रिक्शन आएगा भाई, नो फ्रिक्शन, आगे डिटेल में देखेंगे इसको फिर से। मान लो यहाँ पर कोई ऐसे कोई ब्लॉक है बी, यहाँ कोई ब्लॉक है 10, ये यहाँ से जा रहा है 5 से, ये रुका हुआ है रेस्ट पे है, ये इसी सरफेस पे रेस्ट पे है। अब है रिलेटिव मोशन, अब है रिलेटिव मोशन। तो जब ये 5 से जाएगा, या आप घिस के देख लेना खुद को, मतलब कैसे घिस के देख लेना, पेड़ होता है पेड़, पेड़ पे से नीचे उतर के देखो आप ऐसे करके, हाथों का क्या हाल होगा तुम्हारा। वो क्यों हुआ, क्योंकि ये सरफेस और पेड़ की सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ। ठीक है, और पेड़ की छाल बहुत ज्यादा रफ है, रफ है, तो उसने बहुत ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर किया। ये तो कह रहा हूं सरफेस ऑफर कर रहा है फ्रिक्शन। ठीक है, ऑफर किया, और रिजल्ट में आपकी चमड़ी छिल गई होगी, खून आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, XYZ चीज, तो डिपेंड करेगा किस अमाउंट में तुमने झेला है उसको, है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही होगा, इसका जो बीच का कॉन्टेक्ट सरफेस है वो कितना रफ है, कितना रफ है हमें निकालना नहीं है,
हमें डायरेक्ट बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, बता देगा, एक मेजरमेंट आएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, सीधा बता देगा इतना है, वो बताएगा फ्रिक्शन कितना होगा। फ्रिक्शन आएगा कब? जब रिलेटिव मोशन होगा, और वो कब होगा? जब दोनों कांटेक्ट में होंगे, इसलिए तीनों कांटेक्ट फोर्स है। पूरे एनएलएम में यही पढ़ना है, ठीक है आपको। क्लियर है ना? हाँ। हाँ, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, निकाल सकते हैं। निकालेंगे ना फ्रिक्शन की वैल्यू, कितनी बार निकालेंगे? हजारों बार निकालेंगे। प्रॉपर्टी कहाँ है? फ्रिक्शन एक फोर्स है, और प्रॉपर्टी है फिजिकल। प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटिटी है। फ्रिक्शन तो फोर्स है, और फोर्स एक क्वांटिटी है। क्लियर है? आज नहीं होगा कंस्टेंट मोशन। कंस्टेंट मोशन नीट में तो बहुत हल्का सा आएगा, बेसिक बेसिक पढ़ना उसका तो, लेकिन जेई में थोड़ा डिटेल में आएगा, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे भी, तो करेंगे 5-7 क्वेश्चन करेंगे। और इंजीनियरिंग में चला गया तो तोड़ के आएगा, फुल आएगा। मैं बताऊँ कौन कौन से चैप्टर्स में आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आएगा, मैकेनिकल ले ली तो, थ्योरी ऑफ मशीन में आएगा, वाइब्रेशंस में आएगा, तो नहीं कहाँ आएगा, स्ट्रक्चर्स में भी आ सकता, बहुत सारे 5-6 सेमेस्टर में, 5 में से शुरू के तो 3-4 सेमेस्टर में तो इंजीनियरिंग में आएगा ही आएगा कंस्टेंट मोशन, हर जगह आएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आएगा। और बोलो फुल। हाँ, सूडो फोर्स भी कुछ होता है, अभी नहीं बात करते सूडो फोर्स की, आगे बात करेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है वो, वैसे सूडो फोर्स भी होता है, वैसे कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, एकमात्र यही नहीं है फोर्सेस, फोर्सेस और भी बहुत हैं, जैसे जैसे आएंगे, जहाँ जिनकी एप्लीकेशन होगी तब बताऊंगा मैं। शायद सूडो फोर्स की ज्यादा बातें करेंगे अपन, थोड़ा सा रोटेशन में बातें करेंगे। सर वहाँ पे टेंशन दो कैसे हुई? एक तो इसने कौन कौन लगा रहे हैं, तो उससे भी जुड़ा हुआ है। तो अगर ये टेंशन इधर लगा रहे हैं, फोर्स है, तो रस्सी ऐसे नहीं हो जाएगी, जादू नहीं हो जाएगा वो, तो वो नीचे की तरफ लगेगा। जादू नहीं हो जाएगा वो। नीचे वजन लटका रखा है, रस्सी ऊपर जा रही है, समझा? रस्सी तो टाइट रहनी है ना, कैंसिल भी तो करना पड़ेगा इसको, ऊपर भी तो कांटेक्ट में है वो, ऊपर से भी आएगा वो, ऊपर वाले को भी खींचेगा वो। तो दोनों का मैग्नेट एमजी होगा, तो उसका दोनों सेम है। टेंशन अभी प्रूव कर देंगे सेम क्यों है, अभी प्रूव करते हैं, देख 2 मिनट में प्रूव करते हैं। सेम नहीं है तो सेम है तो सब प्रूव करते हैं। एक असम्पशन लेंगे हमेशा स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग हमारी क्या होगी? मासलेस होगी, मासलेस लेंगे, ठीक है? तो टेंशन वापस समझाओ, अभी समझा। अरे टेंशन पढ़नी है आगे, तुम रुको तो सही, टेंशन पूरा थोड़ी कर दिया, आने वाले 10-12 दिन टेंशन करनी है तुम्हें, और करना क्या है, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? स्ट्रिंग भी, स्ट्रिंग अलग से स्पेशल से पढ़ाऊंगा, कंस्ट्रेंट मोशन में स्ट्रिंग पढ़नी है, उसमें टेंशन आ गई, ठीक है? इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में फिर टेंशन करनी है, पुली में फिर टेंशन करनी है, तुम्हारी टेंशन तो मिट जाएगी, टेंशन मतलब तुम, ठीक है? टेंशन क्या ले रहे हो तुम यार? ठीक है। अभी किसका नाम लिया? अभी मैंने क्या नाम लिया, क्या नाम लिया भाई मैंने? स्ट्रिंग, पुली, इक्विलिब्रियम। हाँ, सुना है शब्द, सुना है शब्द? पुली वो नहीं होते कुएं पे, वो लगी रहती गोल गोल पानी निकालने वाली, वो गिरनी, वो होती है पुली। अब इसकी पुली क्या होती है अब तो?
अरे समझ गए ना, होती है पुल्ली घूमने वाली, उसमें जो रस्सी है वो है स्ट्रिंग, उसको खींचते हैं तो उसमें तनाव पैदा होता है, उस तनाव को टेंशन बोलते हैं। खींचेंगे तो टाइट रहेगी ना रस्सी, तो तनाव आ गया ना, ढीला छोड़ दो तनाव नहीं है उसके अंदर, टाइट खींचोगे तनाव आ गया उसके अंदर, तनाव ही तो टेंशन है, हिंदी में उसको तनाव ही बोलेंगे, और जीवन में भी तनाव ही है। नो कॉन्टेक्ट, जैसा नो कॉन्टेक्ट कब बोला मैं, नो कॉन्टेक्ट बोला कुछ मैंने, पता नहीं यार, ऐसा तो जैसा वैसा तो मैं कुछ बोला नहीं, या तुम्हें पढ़ा पढ़ा के देखो क्या हालत हो जाती है। हाँ? क्या करें यार, आओ। क्या बोला मैं क्या बोला, हाँ प्रूव करना है तेरे को, आगे हो गए प्रूफ, आगे तो वही है। आगे है प्रूफ, ऐसा तो स्ट्रिंग में है, अलग से स्ट्रिंग पढ़ेंगे ना, उसमें है प्रूफ। क्या कांस्टेंट बोला है ना, क्या पढ़ेंगे, कॉन्टेक्ट फोर्स, पता नहीं यार क्या बोला, ऐसी बात बोली जो क्लास से रिलेटेड नहीं है, हुआ है तो मेरे को याद रहती, कुछ ऐसा बोला मैंने, कुछ क्या पढ़ेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स ऐसे बोला मैंने, थोड़ा यार नया टॉपिक स्टार्ट, तो फिर यही है, इसको प्रूव नहीं करना तो आगे कर देंगे, इसको प्रूव कल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ लिख लो, एनटीएल थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड, अरे अरे रुको रुको रुको, मत लिखो अभी, मत लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह गई तुम्हारे चक्कर में, इम्पल्स लिखो पहले, इम्पल्स, इम्पल्स पढ़ा ही नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ पे चले गए, क्या पढ़ेंगे उसमें अपन, ठीक है। इम्पल्स हमें पता है क्या बताएगा, इम्पल्स, इम्पल्स भी एक तरीके से हमें एक अमाउंट ऑफ फोर्स बताएगा, ठीक है, कितने टाइम में लगा, कितने टाइम में लगा, और जनरली इम्पल्स को हम क्या लिखते हैं, मतलब डी आई लिख रहा हूं तो एफ डी टी लिखते हैं, तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है ये, तो देखा देखा सा लग रहा है क्या, क्या क्या देखा था थोड़ी देर पहले, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो किसी भी बॉडी पर मान लो फोर्स है, फोर्स है ऐसे बोले, फोर्स सपोज एक तो T1 समय पे लगाया गया, डेल्टा टी बोल देते हैं, T1 बोल देते हैं, F डेल्टा T1, एक है F डेल्टा T2, मैं बोलूँ डेल्टा T1 और डेल्टा T2, इनमें से ये ज्यादा है, इम्पल्स की फीलिंग दिलाता हूँ तुम्हें, ठीक है, फीलिंग दिलाता हूँ इम्पल्स की, एक पानी का गिलास पकड़ो हाथ में, ठीक है, उठा सकते हैं ना, ये बोतल भारी थोड़ी है, बोतल भारी है क्या, भारी नहीं है, उठा सकते हैं, 10 सेकंड तक उठाओ, 1 घंटे तक उठाओ, 2 घंटे उठाओ, इसका वजन तुम्हें लगेगा कि 5-10 क्विंटल हो चुका है, उठा नहीं पाओगे तुम, अभी दर्द होने लग गया, अरे समझ पा रहे हो, फोर्स थोड़ी बदला, फोर्स बदला क्या, फोर्स तो मान लो इसमें होगा कोई 40 ml, 400 ग्राम पानी होगा, मान लो 400 ग्राम पानी होगा, तो 0.4 kg 10 से गुणा कर दो, 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन से ज्यादा हुआ क्या कुछ, दूसरे आदमी पकड़ना पड़ गया ना, देखो हुआ कि नहीं हुआ, तो 4 न्यूटन से ऊपर इसका फोर्स नहीं है, और वो कांस्टेंट है, ठीक है, और वो कांस्टेंट है, लेकिन उसको कितने टाइम तक आपने पकड़ा है, वो आपको फोर्स का बता देगा कि कितना क्वालिटी ऑफ फोर्स है इसके अंदर समय के साथ, तो ये जो समय के साथ फोर्स का पता चल रहा है ना मेरे को, ये है इम्पल्स, ये है इम्पल्स। और बेसिक एग्जांपल देता हूं इम्पल्स का, ठीक है, एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो क्रिकेटर होते हैं, बॉल को कैच करना उनको, बॉल हाई वेलोसिटी से आ रही है, तो उसको अगर सीधा कैच करेगा वो, तो इसका मतलब हाथ तो हाथ क्या कर रहा है, V0 कर रहा है वो,
बहुत कम टाइम में फोर्स को जीरो करेगा, हाथ के लगेगी, बहुत बाउंस बैक होएगी नहीं होगी, तो हाथ बंद नहीं करा उसने इसलिए हो गई उसने, और टाइम पे बंद नहीं करोगे तो बात अलग है। लेकिन वो हाथ के लगेगी लगेगी बोल, वो क्या करते हैं कैच करते टाइम पीछे की तरफ मूव करते हैं अपने हाथ को। क्यों करते हैं पीछे की तरफ मूव? ताकि वो जो मोमेंटम जीरो करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो ज्यादा हो जाए, इंपल्स कम लगे। समझ रहे हो? फोर्स को थोड़ा समय ज्यादा दे दिया, मोमेंटम को जीरो करने के लिए समय थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, तो फोर्स कम लगेगा। सर ऐसे कैसे हो सकता है? अगर वो पीछे किया अपना पीछे, अगर वो खुद पीछे जाके अगर हाथ आगे लग गया तो फिर फोर्स कम लगना चाहिए। क्या फर्क होता है? तो क्या मतलब कैसे करना है? देखो एक तो ऐसे भागता भागता, हाँ, एक तो भागते भागते ले तो पीछे तो हो ही गया ना, तो फिर बात वो नहीं है। ब्रेन का काम पता है क्या है? ब्रेन बॉडी नहीं चलाएगा, बॉडी चला के एक लोकेशन में पहुंचाएगा। ब्रेन का काम है हाथ को देख के थोड़ी करेगा कि यहाँ बोला, ऐसे थोड़ी देखते हो आप, ऐसे करते हो क्या? बॉल को बॉल पे नजर रहेगी, अपने आप हाथ जाएगा और अपने आप पीछे करते हैं। मैं तो नेचुरल फिनोमेना बता रहा हूँ क्या हो रहा है, समझ रहे हो? नेचुरल फिनोमेना। तो बात क्या है, तो अगर आपने बहुत टाइम तक किसी चीज पे फोर्स लगाया है, बहुत टाइम तक किसी चीज पे फोर्स लगाया है, तो क्या इंपल्स ग्रेटर हो सकता है? हो सकता है। पिन से समझ लो, पिन को पिन से नहीं समझेंगे, प्रेशर आएगा उससे, छोड़ो। पिन से नहीं समझ, पिन है ही नहीं कोई, पिन नाम की नाम ही नहीं लिया मैंने पिन का, ठीक है? पिन का मैंने नाम ही नहीं लिया, ठीक है? तो ये हो जाएगा अपने पास। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, इंपल्स जो हमारा है वो किसके बराबर है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। इसी को पता क्या कहते हैं? मोमेंटम इंपल्स थ्योरम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मोमेंटम इंपल्स थ्योरम बोलते हैं। और वो क्या आती है? वो आती है आई इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। आई इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, क्या आ गया वो? इंपल्स, मोमेंटम इंपल्स बोल दो, आगे पीछे बोल दो, ये है मोमेंटम इंपल्स थ्योरम, ठीक है? क्या है इसका मतलब? इंपल्स रेट ऑफ इंपल्स क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो गया, चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो गया। इसको बोल सकते हैं हम क्या? ऊपर लिखा हो ऐसे लिख दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, वापस लिख दो, क्या आ जाएगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये किसी बॉडी के अंदर इंपल्स आएगा, ठीक है? हो गया बात, काम खत्म, इंपल्स हो गया, आप लो। इसकी ऐसा यूनिट भी मोमेंटम जैसी होगी, डायमेंशन भी वैसी ही होगी, ठीक है? खाली हाथ ऊपर करेगा, तेरे हाथ का तो वजन है, वो ग्रेविटी तो उसको नहीं चलाएगी, उसको तो अपोज कर ही रहो, उसको अपोज नहीं कर रहे क्या? बाकी बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना इस बात को, ये ऐसे कर रहे तो हमेशा इंपल्स, बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना। मैंने एक फील दिखाया है कि ऐसा हो रहा है ऐसे हो रहा है, अभी तुम तो ऐसे करने लग जाओगे, बोल सर मेरे तो यहाँ रखा है मैंने, तो मेरे को तो उसमें भी जोर आ रहा है, मैंने तो हाथ रखा हुआ है, मेरे को तो उसमें भी जोर आ रहा है। ये हरकतें करनी नहीं है, जोर तो किसी में भी आ सकता है। बॉडी से कंपेयर मत करो उस चीज को, बॉडी तो पता है ब्रेन के हिसाब से उस चीज को एडजस्ट कर लेगी, ठीक है? फिजिकल चीजों से कंपेयर करेंगे अपन। पूरे समय तो लेटा रहता हूँ, मेरे को तो फिर भी जोर आ रहा है, थोड़ी देर में पैर दुखने लग जाते बैठे बैठे गई, समझ रहे हो? तो उन चीजों का जवाब नहीं दूंगा मैं, निकल जाने दिया करो इस चीजों को, फिर ध्यान दिया करो इक्वेशंस पे, ठीक है? तो ये कहानी हो गई अपनी। अभी क्वेश्चन एक नहीं लगाया अपन ने, क्वेश्चन एक भी नहीं लगाया है। नीट में क्वेश्चन आया था यार, याद नहीं आ रहा मेरे को।
तो बता दो, आंसर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो सारे थोड़े सोचते हैं, कुछ तो प्रीवियस ईयर भी ध्यान रहेंगे। और ये है नहीं वो क्वेश्चन, नहीं है, और ही कुछ बनाया है मैंने, वो है नहीं, वो असलियत में है भी नहीं नीट में, कुछ और था यार, पता नहीं क्या था, ऊपर था नीचे था। इंस्टेंट भी सोचते हैं, वो भी करते हैं, दोनों काम होता है। पता तो रहता है, ये कुछ तो क्वेश्चन पता रहेंगे यार। तुम पहले पहले इंसान हो जिसको पढ़ा रहे हैं। बताओ एक्सेलरेशन, बताओ एम की। हाँ 10 आएगा एक्सेलरेशन। अरे तुम यार पागल हो गए क्या? 20, नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी बुद्धि लगाते हो यार, सीधा करो ना। ये v बराबर 10 से जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन 0, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अरे कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, कोई मोमेंटम में चेंज आएगा ही नहीं, किसी के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, सारा सिस्टम सेम रहेगा। ये 10 से आगे बढ़ रहा है, तो ये रस्सी का ये हिस्सा 10 से आगे बढ़ रहा है, तो रस्सी रस्सी मतलब क्या है, ये जुड़ी मतलब स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, तो पूरी 10 से आगे बढ़ेगी, उसको भी 10 से आगे लेके जाएगी। खत्म। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना? और मान लो अगर 10 से नहीं भी जाए, दिमाग में ये चल रही तुम्हारे, आगे मैं तो प्रूव कर दूंगा आने वाले टाइम में कंस्टेंट मोशन में कि 10 से ही जाएगी, लेकिन जाएगी तो कांस्टेंट से ही, स्पीड है वो, एक्सेलरेशन नहीं है वो। तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी? एक्सेलरेशन क्या लिख रहा हूं, बाय 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 बाय, एक्सेलरेशन ऑफ m कितनी? 0, कितनी? 0। देखा तो करो, ये मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, लग गए निकालने के लिए। अरे कांस्टेंट v में एक्सेलरेशन 0 ना पागलो, है समझे? है ही नहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन किसकी लाओगे तुम? है कोई फोर्स? बिना एक्सटर्नल फोर्स के मोमेंटम में चेंज आएगा नहीं, 10 का 10 ही रहेगा वो। मान रहे हो नहीं मान रहे? ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास नहीं मानने के अलावा? है भाई, है कोई ऑप्शन? चलो अब कल मिलते हैं, कल करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज